हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन, चैप्टर 7, और जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। और अभी मैं आपको करा रही हूँ इसका बुक रीडिंग। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग करना ज़रूरी होता है, तो एक बार एनसीईआरटी में रीड कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में समझ ली थी। ठीक है, अब मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग करके बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। आपके सामने पेज दिख रहा है और बीच बीच में मैं पेज हटा करके आपको ये जो बोर्ड का डायग्राम है जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था उसको भी दिखाती रहूँगी। देखिए, सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वेराइटीज ऑफ मोड्स ऑफ दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। हमने बहुत सारे रिप्रोडक्शन के फ्लावर्स में भी, प्लांट में हमने बहुत सारे रिप्रोडक्शन के, और जो हमारे छोटे एनिमल्स हैं है ना, उनमें बहुत सारे रिप्रोडक्शन के मेथड हमने देखे। लेट्स नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टिंग इन, नेमली ह्यूमंस। अब हम जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग रिप्रोडक्शन का मेथड देखने, और वो एग्जाम्पल है ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्टनर की जरूरत होती है। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? अब ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। लेट्स बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट्स, है ना। कुछ हम इसमें पॉइंट्स देखेंगे। ऑल ऑफ इससे रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमको कुछ पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडीज चेंजेस एज वी बिकम ओल्डर। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे हमको चेंजेस दिखाई देते हैं। यू हैव लर्नड चेंजेस दैट टेक प्लेस इन योर बॉडी अर्लियर इन क्लास 8th ऑल्सो। आपने क्लास 8th में भी इसके बारे में स्टडी किया है। वी नोटिस दैट आवर हाइट हैज इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। अभी तक आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि क्लास 10th तक, बचपन से लेके और क्लास 10 तक अभी तक आपकी हाइट बढ़ रही है। वी एक्वायर्ड टीथ, हमको दांत की जरूरत होती है। वी इवन लॉस द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टीथ। और हमारा बचपन में एक, हमारे पास बचपन में मिल्क टीथ होता है जो कि टूट जाता है और उसके बाद हमको परमानेंट टीथ मिलता है। एंड एक्वायर न्यू वंस, उसके जहाँ पर परमानेंट टीथ हमको मिलता है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, है ना। ग्रोथ का ही एक, उसी का ये एक स्टेप होता है इन विच द बॉडी बिकम लार्जर। हमारी बॉडी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स a whole new setup of changes occur that can't be explained simply as body enlargement। लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, उन सब को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, हमारी लंबाई, चौड़ाई, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, proportions change, features appear and so do न्यू सेंसेशंस। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे नए फीचर्स बनेंगे, साथ में नए नए सेंसेशंस हमको मिलते हैं। ठीक है, ये सब चेंजेस होते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। कुछ चेंजेस जो होंगे वो बॉयज़ में और गर्ल्स में दोनों में ही कॉमन होते हैं, मतलब वो तो ये चेंजेस तो दोनों में ही होंगे। वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट एंड द जेंटल एरिया बिटवीन द थाई विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। हम देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे पैर पर हेयर्स आने लगते हैं, आर्मपिट्स पर हेयर्स आने लगते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना प्यूबर्टी के बारे में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसके पहले वाले वीडियो में तो प्यूबर्टी के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर हम बात करें मेल की, तो मेल का आवाज़ भारी हो जाता है। ठीक है, और जो प्राइवेट्स
पार्ट्स होते हैं उसमें वहाँ पर हेयर्स आने लगते हैं, और जो थाई है वहाँ की स्किन डार्क होने लगती है, दाढ़ी मूंछ आने लगता है, ठीक है। और पैरों पर हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है, आर्मपिट्स में हेयर आने लगते हैं, चेस्ट पर हेयर्स आने लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा था कि ये मेल में होता है। फीमेल में ही कुछ और भी बातें लिखी होंगी जो केवल रीड करना रहेगा। बताया गया है कि जैसे ही फीमेल में 11 से 12 साल के बाद प्यूबर्टी आता है तो फीमेल के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि क्या क्या चेंजेस आता है, तो फीमेल में भी आर्मपिट पर, ये कॉमन है कि दोनों में ही है ना, कि आर्मपिट में हेयर्स आने लगते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पर हेयर्स ग्रो करने लगते हैं, पैरों में हेयर्स आने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है फीमेल में। और मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो दोनों के ही पिंपल्स, स्किन ऑयली होने लगती है, पिंपल्स आने लगते हैं, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है कि आप प्यूबर्टी स्टेज में आ गए हैं। ये तो फिजिकल चेंजेस है जो कि हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा मेंटल चेंजेस भी होता है, इमोशनल चेंजेस भी होता है। जैसे कि अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं तो हमको बहुत डर सा लगता है कि हमको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है ना, तो लगता है कि बहुत बड़ी कोई बीमारी आ गई है, हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। फिर लड़कों के अंदर भी क्या है चेंजेस, जैसे पेनिस का बड़ा हो जाना, ठीक है। तो उनमें भी जो चेंजेस आता है तो उससे बॉयज़ में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस, काफ़ी वो डिस्टर्ब फील करते हैं, गर्ल्स भी डिस्टर्ब फील करती हैं। ये लेकिन तब की बात है अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो, ठीक है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, खुल करके अपने बच्चों से बात करते हैं, तो आजकल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि प्यूबर्टी स्टेज में ये सारी चेंजेस आती है, ठीक है। और मूड बहुत डिस्टर्ब रहता है, झिलझिलाहट सा रहता है, क्योंकि इस समय हमारा जो मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन है वो एक्टिव है, ठीक है। तो उस हार्मोन्स की वजह से हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इमोशनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, चिड़चिड़ापन सा होना, ठीक है, अकेले रहना पसंद करना, ये कि अकेले रहेंगे, लोगों से थोड़ा सा दूर रहना, है ना, इस तरीके की बहुत सारी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो देखो इसी के बारे में बात किया जा रहा है। कहाँ थे हम लोग, सम ऑफ दीज चेंजेस, है ना, जैसे कॉमन होता है दोनों में ही, ठीक है। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन द लेग्स एंड आर्म्स, है ना, हाथों पर, पैर पर जो है वो छोटे छोटे हेयर्स आने लगते हैं, एज वेल एज ऑन द फेस पर भी हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स होने लगते हैं। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ द बोथ आवर ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन द न्यू वेज, है ना। हमको खुद को लगता है कि हमारे शरीर में ये क्या चेंजेस होने लगा है, ठीक है। अपनी खुद की बॉडी में हमको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, तो हमको बहुत डिफरेंट लगता है कि अचानक से ऐसा क्या होने लगा, पहले तो नहीं था ऐसा, अचानक से ऐसा क्या होने लगा। तो भाई 12 से 14 साल तक में हम पहुंच गए हैं, बॉयज़ पहुंच गए हैं प्यूबर्टी में, उसी तरीके से गर्ल्स भी 11 से 12 साल में पहुंच गई हैं प्यूबर्टी में, है ना। तो प्यूबर्टी स्टेज में ये चेंजेस होना ही है, ठीक है, ये चेंजेस होता है। On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls। कुछ ऐसे changes होंगे जो कि दोनों में अलग अलग होंगे। जैसे गर्ल्स में पीरियड्स स्टार्ट होता है, बॉयज़ में वो चीज़ नहीं होगा। तो अभी तो सेम कैरेक्टर बता रहा था कि दोनों में ये चेंजेस तो सेम होंगे, अब दोनों में डिफरेंट चेंजेस बता रहा है कि गर्ल्स में पीरियड स्टार्ट होता है, बॉयज़ में ये चीज़ नहीं होगा। और भी बॉयज़ का पेनिस जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, ऐसा। और पिंपल्स तो दोनों के आएंगे, ठीक है। गर्ल्स में ब्रेस्ट जो है वो उसकी साइज़ बढ़ने लगती है। तो कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो बॉयज़ का आवाज़ भारी हो जाता है, गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो कि दोनों में डिफरेंट होंगे, ठीक है। इन गर्ल ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज with the darkening of the skin of the nipples at the tip of the breast। also girls begin to menstruation, है ना, menstruated at around this time, menstruation start हो जाता है। boys begin to have a new thick hair grow on the face, इनके दाढ़ी मूंछ आने लगता है, लड़कियों का ऐसा नहीं होता। and their voice begin to crack, है ना, ऐसा लगता है कि आवाज़ फट गई हो, ठीक है, आवाज़ भारी हो जाता है एडम्स एप्पल बनने की वजह से। further the penis जो होता है begins to become enlarged,
पेनिस बड़ा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, ईदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा है, ये हो गया दोनों में डिफरेंस, ठीक है। ये कैरेक्टर्स दिखने लगेंगे ये प्यूबर्टी स्टेज में, ठीक है। ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ये सारे चेंजेस जो हैं वो स्लोली होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम फट से दाढ़ी आया और पूरा दाढ़ी बढ़ गया है, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ चेंजेस जिसमें जो होंगे वो धीरे धीरे होंगे। जैसे पहले कहीं एक दो बाल आना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे पूरा दाढ़ी और बड़े होते जाएंगे तो पूरी दाढ़ी आ जाती है, ठीक है, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। तो थोड़ी इसमें टाइम लगता है, ठीक है। टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, है ना, कुछ सालों में कुछ महीने लगते हैं। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इट इन वन पर्सन, है ना, एक ही बार में सब एकदम धड़ाक से ऐसा चेंजेस नहीं हो जाएगा। नॉट डू देन दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज, और ऐसा भी नहीं है कि ये परिवर्तन सब में एक साथ ही हो रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि बॉयज़ में प्यूबर्टी 11 से 14 साल में है, तो किसी के 11 साल में हो रहा है, किसी बच्चे के 12 साल में हो रहा है, किसी के 13 साल में हो रहा है। 13 वाला देखेगा कि तेरे अंदर तो इतना चेंजेस आ गया है, 11 वाले को देख रहा है कि तेरे अंदर इतना चेंजेस आ रहा है, और 11 वाला देखेगा कि अरे वो भी मतलब वो जब 11 साल का था उसके अंदर तो कुछ भी चेंजेस नहीं आया ना। तो इसीलिए एक ड्यूरेशन दिया गया है कि इसके बीच में कभी भी ये चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली, कुछ लोगों में जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है, एंड क्विकली, वाइल इन अदर दे कैन हैपन स्लोली, किसी में ये चेंजेस प्यूबर्टी थोड़ा लेट से होता है। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीटली क्विकली ईदर, और ये चेंजेस भी एकदम से नहीं हो जाता, जैसे मैंने आपको बताया। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे दिखाया गया है कि थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर एज अ फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट, पहले कहीं स्कैटर्ड बिखरे हुए हेयर्स ऐसे आने लगते हैं, एंड दे स्लोली डज द ग्रोथ बिगिंस टू बिकम यूनिफॉर्म, और धीरे धीरे जो है पूरा दाढ़ी एकदम बराबर में पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हुआ है। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, है ना, ये भी लोगों में अलग अलग दिखता है। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेज और फिंगर्स, जिस तरीके से हमारे नाक, हमारे फिंगर्स अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से दाढ़ियाँ भी अलग अलग तरीके से आती हैं। सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, हमारे अंदर डिफरेंट पैटर्न से हेयर ग्रोथ होगा। और साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट और पेनिस, है ना, और ब्रेस्ट का साइज भी अलग अलग होता है, पेनिस का साइज अलग अलग होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द वाई डज, ये आपने देखा कि ये प्यूबर्टी स्टेज में चेंजेस होता है। वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन एट दिस एज, इस एज में ये सेक्सुअल मैच्योरेशन, जो सेक्सुअल मैच्योर हो रहे हैं, है ना, मैच्योर होते जा रहे हैं, यानी कि ये कैरेक्टर्स जो दिख रहा है ये क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए, वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड ऑफ फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इन मल्टी सेलुलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। एक्चुअल में बात यूं है कि हमारे शरीर के अंदर अब ये बदलाव इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि अब मेल और फीमेल दोनों ही इस एज में जाकर के एबल हो जाते हैं कि अब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि संतान को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। संतान के जन्म के लिए मेल में जरूरी है कि इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का बनना, और ये स्पर्म ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा है उसके भी टेस्टिस में स्पर्म बनता है, नहीं, है ना। तो ये टेस्टिस में स्पर्म कब बनेगा, तो वही प्यूबर्टी के बाद, है ना, जब प्यूबर्टी आ गई ना, प्यूबर्टी स्टेज के बाद जब ये आपको शरीर में चेंजेस दिख रहे हैं, यानी कि उस समय यहाँ पर एक हार्मोन, दिस इज कॉल्ड मेल हार्मोन, है ना, मेल सेक्स हार्मोन जो होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ये एक्टिव हो जाता है, और ये एक्टिव होगा जब वो स्पर्म बनाएगा, ठीक है। अब वो स्पर्म बनाना शुरू कर दिया, यानी कि 14 साल के आप हो गए हैं, 14-15 साल के, तो इसका मतलब कि अब स्पर्म बना स्टार्ट हो गया है, मतलब अब आपके शरीर में ये एबिलिटी आ गई है कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पहले के समय में राजा के टाइम में देखो कितनी जल्दी शादी हो जाती थी, है ना, तो अब यहाँ पर कैपेसिटी आ जाती है कि अब जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उससे पहले न स्पर्म बनता था, न वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्टिव था, ठीक है, वो भी एक्टिव नहीं था, स्पर्म भी नहीं बनता था, तो इस वजह से कोई बदलाव ऐसा दिखा नहीं। जब टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो गया तो यहाँ पर जब स्पर्म बनने लगा है ना, तो वो सारी चीज़ें अब एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं कि अब उसको भी एक्टिव करना है, उसको भी एक्टिव करना है, इधर पेनिस को एक्टिव करना है, ये सारे बदलाव होने चाहिए। बदलाव नहीं होंगे तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन कौन सा होने वाला है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये सारी चीज़ें शरीर को मतलब मेल के शरीर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, सिर्फ काम के हिसाब से देखो डिज़ाइन किया जा रहा है, ताकि वो इस काबिल बन सके कि वो बच्चे को के जन्म के लिए जिस तरीके से जिन प्रोसेस की ज़रूरत है वो सारे प्रोसेस हो सके, उस तरीके से मेल की बॉडी को डिज़ाइन किया जाएगा। मेल की बॉडी में वो चेंजेस लाए जाएंगे, उसी तरीके से फीमेल की बॉडी को भी उस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि वो उसमें अब उसका यूट्रस कुछ इस तरीके से अंदर से डिज़ाइन हो रहा है, तो उसमें चेंजेस हो रहा है ना, फीमेल की बॉडी में चेंजेस हो रहा है, ओवम बन रहा है, एग बन रहा है, क्योंकि यहाँ स्पर्म बन रहा है तो फीमेल में एग बन रहा है, ठीक है, ओवम बन रहा है, सॉरी यहाँ स्पर्म बन रहा है, उसमें ओवम बन रहा है फीमेल में, ठीक है। ईमेल और फीमेल में ब्रेस्ट साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होती है, बेबी है, तो बेबी को फीड कराना जरूरी होता है, तो इसलिए ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ऐसे जो भी चेंजेस हो रहा है ना, ये सारी चेंजेस एक बच्चे के लिए हो रहा है। तो मेल के शरीर में और फीमेल के शरीर में जो भी परिवर्तन ये दिखाई दे रहा है, उनकी बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है ताकि ये एक बच्चे के जन्म के लिए सक्षम हो सके, है ना, कैपेबल हो सके, इसलिए दोनों के ही शरीर में परिवर्तन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, अब तो उस वजह से ही ये सारी चेंजेस हो रहा है। कहाँ थे हम? वी हैव सीन, देखिए द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का मतलब क्या होता है? यही स्पर्म, है ना, इसको मेल गैमीट आप कहिए या जर्म सेल्स कहिए, तो इनका अब कुछ स्पेशल इनको बनाना जरूरी है। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जर्म सेल ही हैं जो कि इन्हीं के द्वारा एक्चुअल में जो बच्चे का निर्माण होगा ना, वो एक स्पर्म और फीमेल के अंदर जो बनेगा ओवम, तो मेल के अंदर बना एक सेल और फीमेल के अंदर बना एक सेल, और मतलब मेल के अंदर एक नहीं बना, लाखों की संख्या बनेंगे, मैंने यहाँ पर बताया था आपको, है ना, कि मिलियंस बनते हैं। तो लेकिन एक सेल मेल के अंदर बना हुआ एक स्पर्म और फीमेल के अंदर बना हुआ एक ओवम, बस वही दोनों जो है मिलकर के और एक नई संतान को जन्म देते हैं, ठीक है। तो दोनों नई सेल्स बनेंगे, ठीक है, मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में। लेकिन मेल की बॉडी से बनी हुई इस चीज को फीमेल की बॉडी तक पहुंचाना है, फीमेल की बॉडी तक पहुंचाने के बाद आगे फर्टिलाइजेशन करवाना है, फिर जो चीज फर्टिलाइजेशन के बाद बना अब उसको 9 महीने तक पाल पोस करके और बड़ा करना है। तो सोचो कि बॉडी डिजाइन अंदर से चेंजेस होना चाहिए कि नहीं, पूरी तैयारी की जाती है, ठीक है। तो प्यूबर्टी के बाद इसीलिए शरीर में ये सब बदलाव आते हैं, ठीक है। देखिए, और केवल इंसानों में ही नहीं, प्लांट्स में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट देम। इवन प्लांट भी पॉलन ग्रेन्स बनाता है, ठीक है, प्लांट्स में भी फीमेल गैमेट एग सेल बनता है, ठीक है। आप देखिए कि ये मेल में ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, तो मेल नहीं, मतलब इंसानों में ही नहीं बल्कि प्लांट्स में भी वो सारी चीजें नए सेल्स बनाए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पस, इसके लिए इंसानों को भी नए सेल बनाने पड़ेंगे, स्पर्म और ओवम। हाउएवर व्हाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ, है ना। तो इनको ये ग्रोथ करना, मतलब बॉडी के अंदर ये बदलाव करना जरूरी होता है। वाइल दैट इज हैपनिंग द मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी अ मेजर priority. Thus at the rate of general body growth begin to slow down, reproductive tissue begin to mature. This period duration adolescence in is called puberty. देखो puberty के बारे में ही बताया जा रहा था। adolescence का मतलब होता है वो एज जब आपके शरीर में ये चीज़ें, वो एज जो बीच का एज होता है ना, ये एज जिसमें कि आप अब एडल्ट बनने जा रहे हैं। अभी आप चाइल्ड थे, अब चाइल्ड से आप एडल्ट में आ रहे हैं, तो 11 साल तक आप चाइल्ड थे, 11 साल के बाद आप एडल्ट में अब जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बीच का जो एज होता है ना, यहाँ से चाइल्ड से एडल्ट बनने तक, इसी को हम बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। तो आप एडल्ट बन रहे हैं, एडोलसेंस, है ना, उसको कर लेना अंडरलाइन। और तभी
जब एडोलसेंस होगा, यानी कि जब इस एज से आप इस एज में प्रवेश करेंगे तभी आपके शरीर में बदलाव होगा, और जो बदलाव होगा उसको हम बोलेंगे, जो परिवर्तन हमको दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, प्यूबर्टी। ठीक है, वो प्यूबर्टी मतलब वो होने वाले चेंजेस, है ना। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस? वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट germ cells that two individuals have to join together। आप अच्छी तरीके से इस बात को समझिए कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है कि दो बॉडी में, अलग अलग बॉडी में, मेल में, फीमेल में, अलग अलग बॉडी में germ cells बन रहे हैं और इन दोनों germ cells को एक साथ लाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत कुछ बॉडी के अंदर तैयारियां होंगी, है ना, तभी ये एक साथ आएंगे। ठीक है, सिर्फ बनाया ही नहीं जाएगा बल्कि उसको एक साथ लाना जरूरी होता है ताकि नया बेबी बन सके। ठीक है, this can happen by the external release of germ cells from the bodies of individuals as happen in flowering plant। जिस तरीके से फ्लावर भी क्या करता है कि फ्लावर में मेल जो होता है एंथर, वहां से पॉलिन ग्रेन्स बनता है, वो पॉलिन ग्रेन्स मेल गैमेट लेकर के और उड़ के जा रहा है ना, वो फीमेल के पास पहुंच रहा है। ठीक है, स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, याद है आपको। तो प्लांट्स में भी यहाँ से मेल गैमेट फीमेल के पास पहुंच रहा है। बिल्कुल वैसे ही इंसानों में भी ये मेल गैमेट जो है ये बनने के बाद यहाँ से होते हुए और यहाँ से पेनिस से होते हुए यहाँ से रिलीज होता है और रिलीज किया जाता है इसको फीमेल की बॉडी में। तो यहाँ से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच रहा है। ठीक है, जो प्लांट में प्रोसेस थे ना उसी तरीके से ये एनिमल में भी होता है। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ द जर्म सेल्स फॉर फ्यूजन। ठीक है, एज हैपन इन मेनी एनिमल्स। और ये चीज़ हर बहुत सारे मैक्सिमम एनिमल्स जो होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऐसे ही होता है कि ये जो यहाँ पर जो बन रहा है मेल गैमेट को इनकी बॉडी से सिक्रेट किया जाता है और ये फीमेल की बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मैटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफिएबल बाय अदर इंडिविजुअल्स। मेनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पार्टनर क्या दिया है, आर सिंगल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस, है ना। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो मेल में भी आ रहे हैं, फीमेल में भी आ रहे हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि भाई दोनों ही सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, तो सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं, इसीलिए तो एक शादी का भी एक एज भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है ना कि भाई लड़का इस एज का होना चाहिए, लड़की इस एज की होनी चाहिए, उसके बाद ही शादी करो। ठीक है, मैच्योर यहाँ से मेंटल भी मैच्योर हो जाते हैं और फिजिकली भी मैच्योर होते हैं, मेंटल भी मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि जो यहाँ भी चेंजेस हो रहा है, मेल की बॉडी में भी चेंजेस हो रहा है और फीमेल की बॉडी में भी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल एक्ट सच एज पेनिस व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। ठीक है, जरूरी होता है उस समय देखो कि जो ये पेनिस है ये इरेक्ट हो जाए, यानी कि टाइट हो जाए, ठीक है, बड़ा हो जाए, सीधा हो जाए, ताकि ये चीज़ जो है, जो स्पर्म है, इसको रिलीज किया जा सके फीमेल की बॉडी में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, कुछ इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया जाता है जिसकी वजह से ये इसके शेप में चेंजेस आता है। ठीक है, ये स्ट्रेट हो जाता है ये, तो इसमें भी परिवर्तन लाया जाता है ताकि इस प्रोसेस को अंजाम दिया जा सके। ओके, नेक्स्ट है the body is carried of the mother body in mammals such as human the baby is carried in mother's body for a long period। और मदर की बॉडी में लॉन्ग पीरियड तक, 9 महीने तक, ह्यूमन की बात करें तो 9 महीने तक बेबी को कैरी करना है एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर, और बाद में जो है बच्चे को फीड कराना है। ठीक है, इसके लिए उनके शरीर में भी फिर उस हिसाब से पूरा डिज़ाइन किया जाता है। अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि कितना गॉड का कितना ज़बरदस्त मतलब टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से बेबी यूट्रस के अंदर बेबी रहेगा। ठीक है, गर्भाशय में बेबी है, लेकिन बेबी वहां से अपने आप खिसक करके नहीं आ सकता क्योंकि बीच में यहाँ पर ना रोकने वाला कोई है जो कि उसको रोक करके रखा है। अच्छा, जब 9 मंथ हो जाएंगे तो यही जो रोक के रखा है, ठीक है, बेबी को पकड़ के रखा है कि तुमको नीचे नहीं आने देंगे, तुम पहले डेवलप हो जाओ। जब 9 मंथ का डेवलप जब हो जाएगा ना, डेवलपमेंट, तो उस समय अब हार्मोन कहेंगे कि भाई इसका हो गया डेवलपमेंट, है ना, अब डिलीवरी का टाइम आ गया। तो ये जो बीच के जो
जिसने रोक रखा था, दरवाजा बंद कर रखा था, ये अपने आप दरवाजा खुलना शुरू होता है, ठीक है, ओपन होने लगता है ये, ताकि अब ये बेबी जो है ये यूट्रस से होते हुए और यहाँ से बाहर आ सके। आप देखो कमाल की टेक्निक, मतलब गॉड की टेक्निक ज़बरदस्त है भाई, है ना, क्या चीज़ और कैसे कैसे होना है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू एकोमोडेट दिस पॉसिबिलिटीज़, है ना, इनका भी एक साथ, मतलब उस समय इनका भी मैच्योर होना, फीमेल की बॉडी का मैच्योर होना और ये ऑर्गन का मैच्योर होना जरूरी होता है, ताकि अगर वही चाइल्ड है तो चाइल्ड के हिसाब से पूरी व्यवस्था की जा सके और उसके बर्थ के बाद मदर बच्चे को फीड करा सके, उसकी व्यवस्था भी रहती है, ठीक है। लेट्स लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये पूरा प्रोसेस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में, ये जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अब इसके बारे में आगे दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके आगे रीड करने जा रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। अभी तक हम प्यूबर्टी के बारे में हमने पढ़ लिया, सारी चीज़ें ये सब देख ली। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, चलो इसी को आगे अब देखते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। जहाँ फर्टिलाइजेशन होना है, यहाँ तो जर्म सेल्स बन रहा है और जहाँ फर्टिलाइजेशन होना है वहाँ इस जर्म सेल की डिलीवरी भी करनी होती है। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स या स्पर्म, जो इसी को जर्म सेल्स कहो, इसी को स्पर्म कहो, इसी को मेल गैमिड कहो, है ना, हम सबको ये सारी चीजें एक ही बात है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स या स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। ये कहाँ बनता है, तो ये बनता है यहाँ टेस्टिस में बनता है। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी इन द स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा स्क्रोटम ये एक पैकेट है जिसके अंदर ये टेस्टिस होते हैं और पूरा स्क्रोटम जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके बाहर ये होता है, शरीर से बाहर। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये शरीर से उसी समय बाहर निकल जाता है। ये बाहर इसलिए निकलता है क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर ये कहता है कि स्पर्म तभी बनेंगे जब थोड़ा सा शरीर कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, ठीक है। कितना ठंडा चाहिए तुमको, तो हमारे को जितना शरीर का टेम्परेचर, अंदर तो बहुत गर्मी है भाई, तो शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम कर दो तो काम हो जाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट अच्छा होगा। इस वजह से ये शरीर से बाहर नीचे की तरफ लटका रहता है और ये जो है, ये जो टेस्टिस है, इसी टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन हो गया। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। और ये जो हमारा टेस्टिस है, ये टेस्टिस क्या करता है, ये एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी हमने पढ़ा कि प्यूबर्टी स्टेज मतलब कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लड़कों में दिखाई देने लगते हैं। जो भी हमने कैरेक्टर्स देखे वो सब उस हार्मोन्स की वजह से ही है। सारा जो है, सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हार्मोन, ठीक है, सिक्रीट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। आपसे पूछा जाएगा कि मेल हार्मोन क्या होता है, तो आपको बताना है टेस्टोस्टेरोन। इन द प्रीवियस चैप्टर इन एडिशन टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यही क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है कि स्पर्म कितना बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट द चेंजेस अपीयरेंस सीन इन द बॉय एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी स्टेज में 14 साल के बाद लड़के में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है यही टेस्टोस्टेरोन। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वेस डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। देखो अब कह रहा है कि यहाँ से अब स्पर्म बंद हो गया, ये वेस डिफरेंस के द्वारा, इसकी ये जो पाइप है ना, इसको हम बोलते हैं वेस डिफरेंस के द्वारा, या इसको स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है, यहाँ से होते हुए इस स्पर्म की, जो यहाँ पर स्पर्म बना है उस स्पर्म की यहाँ से डिलीवरी की जाती है। और डिलीवरी करते टाइम रास्ते में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड, ये अपना ये भी हेल्प करते हैं, अपना फ्लूइड इसमें डालते हैं। ये खाना डालता है स्पर्म के लिए कि तुम्हारे लिए भोजन लेते जाओ। ये इसको सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये ल्यूब्रिकेट करता है, मतलब उन सबको एक झुंड में एक साथ तुम लोग रहना, कहीं बिखर मत जाना, इसके बारे में ये इनको ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड देता है, ठीक है। और सारा ये मिक्सअप, मतलब यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ से जो भी चीजें दी गई सबको, तीनों को, ये 3 ये और एक चारों को मिला करके हम बोलते हैं सीमेन, ठीक है। अब ये बात देखो, यहाँ पर द स्पर्म फॉर्म्ड, ये हो गया कॉमन
एक बात और, अब ये यहाँ से होते हुए पाइप जो है वो कहाँ आएगा, वो आता है यहाँ पेनिस में, और पेनिस में ये जो बीच में जो रास्ता है जहाँ से ये सीमेन पास हो रहा है, ये इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा जो होता है ये कॉमन रास्ता होता है, क्योंकि इसी से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी पास होता है। तो जब यूरिन पास होना होता है तो यूरिन पास होता है, जब सीमेन पास होना होता है तो उस समय यूरिन को स्टॉप करेंगे और सीमेन पास होता है। ठीक है, तो सीमेन जब इसमें से निकलता है उस समय यूरिन नहीं निकलेगा, जब यूरिन निकलेगा तो उस समय सीमेन यहाँ से नहीं पास होता है, सिक्रेट नहीं होता है। ठीक है, द यूरेथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर द बोथ द स्पर्म एंड यूरिन, दोनों के लिए कॉमन होता है। अलोंग द पाथ ऑफ द वेस्ट डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल्स एड देयर सिक्रीशन so that the sperms are now in a fluid which make their transport easier and this fluid also provide nutrition। मैंने बताया ना कि ये सारे बीच में आते टाइम ये ग्लैंड मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लूइड देते हैं, जिसकी वजह से इनको न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड इनको मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, भोजन भी मिलेगा, इनको सुरक्षा भी मिलेगा। द स्पर्म्स आर अ टीनी बॉडी, स्पर्म जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, जो स्पर्म होता है उसके पास जेनेटिक मटेरियल है। एक्चुअल में ये स्पर्म जो बन रहे हैं ना, जो मिलियंस बन रहे हैं, ये सारे के सारे उस मेल, जिस मेल के अंदर का, जिस मेल का ये टेस्टिस है, उस मेल के सारे कैरेक्टर, मतलब सारा इंफॉर्मेशन लेकर के ये फीमेल की बॉडी में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा, मेल का पूरा डेटा हर एक स्पर्म के अंदर होता है। ठीक है, तो स्पर्म क्या कर रहा है, वो डेटा लेकर के जा रहा है, डेटा लेकर के जा रहा है ना, और डेटा लेके जा रहा है। जो स्पर्म के अंदर जो डेटा जहां रहता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या क्रोमोसोम कहो, है ना, उसी में सारा डेटा है, और डेटा लेकर के ये फीमेल की बॉडी में जा रहा है। genetic material and a long tail that help them to move toward the female germ cells। ठीक है, और इसमें हर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, हर स्पर्म के पास क्या होता है, एक पूंछ होती है, एक जेनेटिक मटेरियल हो गया और पूंछ होती है जो कि उसको मूवमेंट करने के लिए, है ना, चलने के लिए, उसको कि तुमको कहाँ जाना है, किधर जाना है, डायरेक्शन भी उसको दिया जाता है, और साथ में वो चलते चलते चल के उसको पहुँचना है ना, कहाँ तक पहुँचना है उसको, फीमेल की बॉडी में, यहाँ से गया फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में भी मुझे भाई कहाँ जाना है। ठीक है, तो फीमेल की बॉडी में किस तरीके से वो फैलोपियन ट्यूब्यूल यानी कि ओवम तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने का पूरा डायरेक्शन, और इसको चल के जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। जो फीमेल एग है ना, वो तो मूवमेंट नहीं करता, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, सारा मूवमेंट इनको करना है। ये चल के जाएंगे, वो नहीं चलेंगे, ये चल के जाएंगे। ठीक है, तो इनको वहाँ तक पहुँचना है, तो इसलिए इनके पास क्या होता है, एक टेल होता है, टेल होता है, टेल से चल के जाएंगे अपना जेनेटिक मटेरियल। और जो फीमेल के शरीर में जो एग सेल है, वो एग सेल फीमेल के शरीर का पूरा, मतलब फीमेल का पूरा जेनेटिक मटेरियल, पूरा डेटा उसके अंदर रहेगा। इनका पूरा डेटा, मेल का पूरा डेटा, इस मतलब आदमी का पूरा डेटा ये स्पर्म के अंदर है, और औरत का पूरा डेटा उस ओवम के अंदर है। अब ये डेटा, वो डेटा, दोनों डेटा जब फ्यूज होंगे, मिक्स होंगे, तो जो बच्चा होगा ना, उस बच्चे में माता और पिता दोनों के डेटा मिलेंगे। तो दोनों के जेनेटिक मटेरियल, डीएनए में पूरा डेटा, डीएनए या क्रोमोसोम कहो, उसमें पूरा डेटा आदमी का और औरत का, दोनों का डेटा उस बच्चे के अंदर रहता है। इसीलिए बच्चे का कुछ हम कहते हैं कि इसकी आंखें पापा से मिल रही हैं, इसका फेस मम्मी से मिल रहा है, इसके बाल ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना, तो बच्चे में दोनों झलक आपको दिखेगी, मदर के भी और फादर के भी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, मैं उसको पहले एक्सप्लेन भी करूँगी, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ के बताऊँगी, और ज़्यादा नहीं है अब हमारा लास्ट, उसके बाद तो लास्ट टॉपिक ही है, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ वो चीज़ पढ़ना है। उसके बाद हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।